नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना का कहर पूरे देश के लिए संकट बन चुका है। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो वहीं देश में कोरोना मरीजों की संख्या 63,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 2100 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अच्छी बात देश के लिए यह है कि देश में अब तक 19,358 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। तो वहीं उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की सीमाओं को सील करने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर काबू पाने को लेकर सभी पक्ष और विपक्ष सहित अन्य दलों के विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की है। इस दौरान उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों से अपने अपने क्षेत्रों के बारे में स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ ही केरल सरकार ने भी लॉकडाउन और प्रतिबंधों को सख्त करने का फैसला किया है। राज्य में सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर फिलहाल रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं और जरूरी काम के लिए ही सड़कों पर आने जाने की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं इसके साथ ही मिशन वंदे भारत के तहत लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों के वापस लौटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 800 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई है। तो लगातार देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा देश भर में ये मामले पहुंच चुके हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। 3,000 से ऊपर ये आंकड़ा फिलहाल पहुंच चुका है। लगातार सरकार किस तरीके से कोरोना की स्थिति को लेकर यहां पर काम किया जा रहा है, लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल आज उन्होंने तमाम विधायकों से यहां पर चर्चा की है, क्या कुछ उनके क्षेत्रों में फिलहाल कोरोना की स्थिति है। तो वे राजस्थान में क्या कुछ कोरोना की स्थिति है, इसी के लिए ज्यादा जानकारी देने के लिए नीरज शर्मा संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें राजस्थान की तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है पूरी स्थिति पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने विधायकों से उनके क्षेत्रों के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से यहाँ पर सरकार अब काम कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के जो लॉकडाउन 3.0 यहाँ पर शुरू किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए, तौर पर जो कोरोना के मामले हैं वो तो लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी सुबह 33 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर से 10 है, उदयपुर 9, पाली से 2, कोटा से 9, अजमेर से 2, डूंगरपुर से 1। प्रदेश में अभी कोरोना का आंकड़ा 2540 हो चुका है। आज एक मौत भी हुई है। प्रदेश में 107 मौतें अब तक हो चुकी है। बात मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो फीडबैक ले रहे हैं। आज भी जो बैठक हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा, जिसमें सीपी जोशी ने पूरी बात तो रखी। साथ ही उन्होंने कहा जो प्रवासी लोग राजस्थान के बाहर रह रहे हैं, जो कि अर्बन क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, 2-3 तरह की जो लोग हैं वो आ रहे हैं। एक तो श्रमिक हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, दूसरा अर्बन क्षेत्रों के अंदर सेमी स्किल्ड लेबर है, जैसे कि कोई ड्राइवर है या फिर कोई किसी के खाना बनाने का काम करता है या कोई और दुकान पे काम करता है, बाहर रह करके काम कर रहे हैं। ऐसे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नीति बनानी चाहिए। इसके साथ ही अब लोगों को कोरोना के साथ में जीना सीख लेना चाहिए, यानी किस प्रकार हम मास्क सैनिटाइजर लगा करके रह सकते हैं और धीरे धीरे इम्यूनिटी जो है बॉडी के अंदर डेवलप होती जाए। हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, एंटीबॉडीज हो तो वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखना है। ये डॉक्टर सीपी जोशी ने अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पूरा प्रदेश सरकार की ओर से जो कोरोना महामारी के दौरान कार्य किए जा रहे हैं उनका अपना पहले ब्यौरा पेश किया था। इस पर सीपी जोशी ने अपना ये पक्ष रखा। वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी उदयपुर से जुड़े और गुलाब चंद कटारिया जो है वो, चूंकि ये कहा गया कि गुलाब चंद कटारिया जयपुर में है, फिर जब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ा तो कटारिया ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को ये कहा
कि जो राजनीति की जा रही है, कम से कम कांग्रेस को, बीजेपी को, दोनों दलों को उस पर सोचना चाहिए कि दिल्ली से पैसा नहीं आ रहा। ये बात कहकर के जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो इस वक्त हमें बीजेपी को भी जवाब देना पड़ता है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि दिल्ली से पैसा नहीं आया ये बात नहीं कही जाए, ये आग्रह या दुराग्रह नहीं होना चाहिए। 17,000 से ऊपर करोड़ रुपए से ऊपर पैसा जो है वो आया है। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को समझ गए कि राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने, गहलोत ने कहा गुलाब चंद कटारिया को कि आपके साथ में, बीजेपी के नेताओं के साथ में एक बार फिर से अलग से बातचीत करूंगा और इस मामले का हम समाधान निकाल लेंगे। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री ने भी इस बात को माना है। यहाँ पर मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। मनीष, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि राजस्थान में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी उसी तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है काबू में आई है, जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं थमा है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन 3.0 का यहाँ पर नजारा हमें देखने को मिल रहा है, तो किस प्रकार से जो यहाँ पर जो रियायतें लोगों को दी गई थी कि 3 जोनों में यहाँ पर बांटा गया, तो अब सरकार किस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दे रही है कि लॉकडाउन में जो रियायतें यहाँ पर दी गई है उसके बाद भी लोग फिलहाल इसे फॉलो कर रहे हैं? देखिए आरुषि, आपकी बात बिल्कुल सही है। रियायतें दी गई हैं, 3 जोन में यूपी को बांटा गया था, लेकिन कोरोना का कहर जो है वो यूपी में लगातार बढ़ रहा है। कई ऐसे ग्रीन जोन हैं जहां पर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और वो ऑरेंज जोन में तब्दील भी हो रहे हैं। जैसे कि कल ललितपुर में सरकारी अस्पताल का एक कर्मचारी वो मर गया था और ललितपुर का पहला कोरोना मामला था। अगर हम आज की बात करें तो झांसी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें रोडवेज ड्राइवर के 2 परिजन और पैरामेडिकल कॉलेज में सिपाही और मिलिट्री हॉस्पिटल में एक महिला क्वारंटीन की गई थी। और पिछले 24 घंटे में आरुषि 10 मौतें, यानी अब तक की सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते हुई हैं। तकरीबन 70 से ऊपर मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 3380 मरीज कुल यूपी में हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, मरीजों को लेकर के, जोनों को लेकर के रोज सुबह टीम 11 के संग बैठक करते हैं। लेकिन ये देखना लाजमी होगा आरुषि कि कोरोना का जो ट्रेंड है, कोरोना वायरस की जो चाल है वो भी लगातार बदल रही है। मरीज कम होने की बजाय मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे कम मौतों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में है। हालांकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आप ये देखिए, एम्स डायरेक्टर का बयान आया था कि आने वाले समय में, आने वाले 2 महीनों में कोरोना के जो मरीज हैं, संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो पीक पर पहुंचेगा। यानी कि जो आप एक उम्मीद और संभावना जता रहे थे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कोरोना का कहर भी कम होगा, उस पर कहीं ना कहीं उनके बयान ने न सिर्फ अंकुश लगाया है बल्कि चिकित्सा जगत में एक बहस भी छेड़ दी है कि आखिर किस आधार पर ये बयान दिया गया है। आरुषि जी, नीरज जी, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान पूरा रेड जोन में फिलहाल बना हुआ है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अभी भी रेड जोन है, जिनमें से जयपुर भी है। जयपुर के तमाम एरियाज रेड जोन में, लेकिन जिस तरीके का नजारा फिलहाल अभी राजधानी में देखने को मिल रहा है, उस तरीके से यहाँ के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं दिख रहे हैं। सड़कों पर वही भीड़ जो आम दिनों में दिखाई देने लगी थी, वापस से वही चहल पहल दिखने लगी है। तो सरकार कैसे इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है? जी नीरज जी। तो लगता है नीरज जी से संपर्क यहाँ पर टूट गया है। मनीष, आपके पास वापस से आना चाहूंगी, नीरज जी से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका एक बयान यहाँ पर सामने आया। उनका कहना है कि अमेरिका और इटली जैसी भयानक स्थिति फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो इन सब चीजों के लिए भारत तैयार है। तो किस प्रकार से तैयार यहाँ पर भारत है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है और भारत में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आरुषि, आपका सवाल? जी मनीष, क्या आप तो मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है मनीष से भी यहाँ पर संपर्क टूट गया है। तो लगातार कोरोना की स्थिति को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। देश में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 62,000 से ज्यादा मामले फिलहाल देश भर में अब सामने आए हैं और संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है।
तो अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ऐसे संक्रमणों के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने फिलहाल सरकार की यहाँ पर चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार अगर 62,000 मामलों में अगर महाराष्ट्र के अगर हम गिनती करें तो 33% यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो कोरोना पर काबू पाना यहाँ पर बेहद जरूरी है। जिस तरीके से माहौल अब लगातार होता जा रहा है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल यहाँ पर करना अब बेहद ज़रूरी है। लोगों को भी समझना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर तमाम लोगों को भी अब सतर्क होना होगा, तमाम इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना होगा। तो मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं इससे पहले बात कर रही थी जिस तरीके से हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ पर एक बयान फिलहाल सामने आया है। उनका कहना है कि अमेरिका, इटली और तमाम जो देश है जो कोरोना से बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, उनकी जैसी फिलहाल भारत की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति देश में देखने को मिलती है तो भारत इसके लिए फिलहाल तैयार है। तो जानना चाहूंगी किस प्रकार से यहाँ पर सरकार तैयारी कर रही है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकार ने प्री प्लान अपना यहाँ पर तैयार किया है, किस तरीके से हम लड़ सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? देखिए आरुषि, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में लॉकडाउन सबसे पहले लागू किया गया था, जिसके बाद से लेकर अभी तक जो कोरोना के आंकड़े स्प्रेड होने चाहिए थे वो उस लिहाज से नहीं हुए अगर लॉकडाउन ना किया जाता। अगर हम बात करें देश के बाकी राज्यों की, तो ये राहत की बात है कि 14 राज्यों में जो एक्टिव पेशेंट्स थे कोरोना के, उनकी संख्या घटी है। सिर्फ 4 राज्यों में मामले नहीं आए हैं। बाकी राज्य जो है, मतलब अधिकतर 4 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। इसमें कोरोना के जितने भी मरीज थे वो सारे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और जो बाकी राज्य हैं इनमें केवल महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्य हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन ये देश में टॉप पर है जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी कि कोरोना का कहर इन राज्यों में ज्यादा है। हालांकि जोन व्यवस्था लागू की गई, सारी बातें, सारे प्रिकॉशंस होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आने के बाद लागू की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एडवाइजरी में जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों की वजह से भी संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अभी कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन 3 भी खत्म होगा। माना जा रहा है कि सरकार कुछ रियायतों के साथ शायद लॉकडाउन को खत्म भी कर दे, या संभवतः अगर आंकड़े बढ़े, जैसा कि एम्स डायरेक्टर ने, मैं आपको पहले भी बताया है कि वो कह रहे थे पीक पे होगा, तो लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन ये बात आप समझिए कि पूरी दुनिया में जब संक्रमितों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है और भारत का आंकड़ा बेहद कम है, भारत में अगर हम जो टॉप के देश हैं दुनिया में उनसे अगर तुलना करें, टॉप के 10 देशों से, तो भारत में मामले दुगने होने की रफ्तार 12 दिनों से भारत से ऊपर कनाडा ऐसा देश है जहां पर मामले दुगने होने की रफ्तार भारत से भी मतलब ज्यादा है, नहीं वो बेहतर स्थिति में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल तय है कि हम अपने देश में कोरोना पर लगाम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए टेस्टिंग किट्स जो भारत में मंगाई गई थी चाइना से, वो टेस्टिंग किट खराब हो चुकी हैं, उनको वापस भेजा जाना है। राज्यों में स्थितियां जो है वो, जमीनों के हालात जो है वो बहुत ही तर है। सरकारें दावा तो कर रही हैं कि हम 1 लाख प्रतिदिन के हिसाब से टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी भी आप ये, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर आगरा है। आगरा के मेयर ने कहा है कि आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए, यूपी के सीएम को चिट्ठी भी लिखी है। आगरा 300 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, और आगरा से लखनऊ कोरोना के सैंपल्स जांच के लिए आ रहे हैं, जबकि मेरठ और नोएडा पास में है, बड़े पैमाने पे टेस्टिंग हो रही है। आगरा से लखनऊ के बीच में सैफई रिम्स पड़ता है, जो कि एक बड़ा चिकित्सीय संस्थान है, और वहां पर भी कोरोना की टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन आगरा से लखनऊ सैंपल भेजे जा रहे हैं। तो ये जो सरकारी दावे हैं उन पर जो ग्राउंड रियलिटीज है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर पीएम की टीम 11 में शामिल है, बाकायदा वायरोलॉजिस्ट शामिल है, चिकित्सीय डॉक्टर्स बड़े बड़े शामिल हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो टीम 11 है जिसमें आईएएस ऑफिसर्स शामिल हैं, उसमें किसी भी वायरोलॉजिस्ट को क्यों नहीं शामिल किया गया? किसी बड़े पीजीआई के या केजीएमयू के वीसी को, पीजीआई डायरेक्टर को आप शामिल कर सकते थे। यानी कि जब
आप एपिडेमिक एक्ट की बात करते हैं, महामारी कानून की बात करते हैं, तो ये पेशेवर है, इसमें आईएएस ऑफिसर से ज्यादा चिकित्सीय संस्थान या साइंटिस्ट वगैरह जान सकते हैं, लेकिन वो टीम में नहीं है जिनसे सीएम सीधे वार्ता कर सके। तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े बढ़ाने में मददगार हो रहे हैं, जिसपे सीएम को संबंधित प्रशासनिक तंत्र को सोचना होगा। अन्यथा हमने जो हासिल किया है लॉकडाउन को, जो प्रधानमंत्री की मंशा थी कि लॉकडाउन रहने से आप लोग अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना पर काबू आएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी ही लापरवाही भरी बात है कि सीएम की भी टीम 11 में कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल शामिल नहीं है। आरुषि जी, तो यहाँ पर नितिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए उत्तराखंड की स्थिति को लेकर। नितिन, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां पर बहुत कम संक्रमित देखने को मिल रहे हैं कोरोना के, और जिस तरीके से 3.0 के बाद तमाम इलाकों में यहाँ पर रियायत दी गई थी, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है, जिसके बहुत कम ऐसे क्षेत्र है जो कि रेड जोन में है। तो अब किस प्रकार से यहाँ पर सरकार जो मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में फिलहाल संख्या तो कम है, लेकिन हर 2 दिन में या फिर हफ्तों में वो संख्या मिल ही जा रही है, कभी 2 मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं तो कभी 3। तो लेकिन अब बात करूं मैं तो किस तरीके से यहाँ पर सरकार निगरानी रख रही है कि अगर रियायतें यहाँ पर दी गई है, लेकिन उस तरीके से लोग यहाँ पर जो तमाम हमें कोरोना को लेकर जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखनी होती है, तो किस प्रकार से लोग यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, इन सब चीजों का? मैं बताना चाहूंगा कि 8 तारीख से कोरोना पॉजिटिव का मिलने का सिलसिला 8 को 2 लोग जो कि हरिद्वार और काशीपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद एक बार फिर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं और कहीं 9 तारीख को उधम सिंह नगर से 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तरकाशी में आज एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है और जो कि गुजरात से आया था। तो ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सामने मामले आ रहे हैं। देहरादून की बात करूं, देहरादून से ऐसे कोई मामले सामने नहीं आ रहे, लेकिन उत्तराखंड राज्य से अलग अलग जगह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार जो है कोशिश कर रही है इन चीजों को बचाने के लिए, संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार ख्याल रखा जा रहा है। और लगातार पुलिस प्रशासन है वो भी लोगों को, जब लोग रास्ते में निकल रहे थे उनको अभी भी लगातार समझाया जा रहा है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जिन्होंने मास्क के प्रयोग के बिना अपने यहाँ आना जाना लोगों को बंद कर दिया। पेट्रोल पंप पे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है ताकि उसके बिना पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और सरकार लगातार इस बारे में बहुत गंभीर दिखाई दे रही है कि इस तरह के मामलों को बचाने के लिए, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाए, जिससे कि इस संक्रमण से लोगों को सबसे ज्यादा ये है कि लोगों को इस बारे में ज्यादा बताया जाए। क्योंकि देहरादून में अगर मामले सामने नहीं आ रहे थे, लोगों में एक तरह की जो वो है इस बारे में जो वो है जानकारी है, वो कहीं ना कहीं लोग अवहेलना भी करते नजर आ रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर जिस तरह से और राज्यों और जगह से और जिलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है कि मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में सरकार के लिए भी बहुत एक अहम मुद्दा है कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। जी, नीरज शर्मा यहाँ पर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। नीरज जी, अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें एकदम से ये मामलों में तेजी आई है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी रेड जोन में आते हैं, राजधानी जयपुर भी उनमें से एक है जहाँ रोजाना ये आंकड़े मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं तस्वीरों की अगर बात करूँ शहर की, तो कहीं ना कहीं वही चहल पहल वापस से शुरू हो गई है जो लॉकडाउन से पहले थी। अभी भी लोग वो खतरा यहाँ पर क्यों नहीं आखिरकार समझ पा रहे हैं, क्यों अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? अगर निकल रहे हैं तो क्या कुछ अब सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए कि स्थिति और खतरनाक इससे हो सकती है? देखिए, सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों में तो जो मामले हैं वो घट रहे हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान सरकार नियंत्रण में बता रही है कोरोना को प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से बात करें, सरकार का ये कहना है कि 14 अप्रैल से पहले जो रफ्तार से कोरोना बढ़ा था, 14 अप्रैल के बाद में वो घटा है। यहाँ तक कि रिकवरी जो प्रतिशत है वो भी राजस्थान का पूरे देश में सर्वाधिक है, 52-53% तक रिकवरी परसेंटेज है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से एक जानकारी ये भी साझा की गई है कि विभिन्न अस्पतालों को अब जो है आम पेशेंट के लिए भी खोलने की कवायद शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसको भी चर्चा ये है, खुद चिकित्सा मंत्री ने ये बात कही है कि मेडिकल अधीक्षकों को और इसके साथ ही प्राचार्य को ये कह दिया गया है कि एसएमएस के वार्ड खाली कराने पर विचार करें, जिससे अन्य जो सामान्य बीमारियों के मरीज है वो वहां आकर के इलाज करा सकें। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सरकार इसको अब जो है कोरोना की महामारी जो है इसको लेकर के अब इतनी ज्यादा गंभीर राजस्थान के अंदर नजर नहीं आ रही है। कि सबसे बड़ा प्रदेश का जो सरकारी अस्पताल है उसको अब खाली कराने की बात कही जा रही है कोरोना पेशेंट से, और सामान्य बीमारी में उसको शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है।
जो परसेंटेज जो है वो अच्छा राजस्थान में सुधार देखने को मिला है रिकवरी का, इसके चलते ही शायद सरकार ऐसा निर्णय लेने जा रही होगी। लेकिन जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके लिए भी सरकार को 3 जगह परमिशन मिली है। जोधपुर का मेडिकल कॉलेज को कल परमिशन मिली, इससे पहले सवाई मानसिक चिकित्सालय जयपुर को परमिशन मिली और एक निजी अस्पताल है महात्मा गांधी चिकित्सालय जिसको प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन मिली। एसएमएस अस्पताल में परीक्षण जब किया गया 2 मरीजों के ऊपर इस प्लाज्मा थेरेपी का, तो दोनों ठीक हो गए आश्चर्यजनक रूप से। तो सरकार बेहद खुश है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ये काम कर रही है और इसी आधार पर अब अन्य मेडिकल कॉलेजों को, जिनमें बीकानेर भी शामिल है, उनको भी कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की वो परमिशन ले। बीकानेर है, चूरू है, सीकर है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज को कहा जा रहा है। इसके साथ ही अजमेर को भी कहा जा रहा है। प्रदेश में अगर बात करें तो मातृ और शिशु टीकाकरण जो है वो अब उसमें तेजी लाने की बात कही गई है। यानी अन्य जो बीमारियां हैं अब उन पर फोकस लेने का और अन्य बीमारियों के मरीजों पर ध्यान देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। यानी काफी हद तक अब सरकार ये मान चुकी है कि कोरोना जो है वो राजस्थान में नियंत्रण पर आ रहा है। इसी के चलते सरकार लगातार ये बात कर रही है। लेकिन आज की बात करें तो आज भी 35 कोरोना के जो रोगी हैं वो सुबह आंकड़े के अंदर सामने आए हैं, एक मौत भी हुई है। सरकार का ये भी कहना है दूसरी ओर कि लॉकडाउन कितने समय तक रखा जा सकता है, ज्यादा समय तक लॉकडाउन नहीं रह सकता है क्योंकि 50 दिन करीब होने को आ गए हैं और आम जनता घरों के अंदर कैद है। दूसरी ओर मानसिक जो बीमारियां हैं वो भी लोगों के अंदर इस दौरान बढ़ सकती है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर भी हैं। बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको तो घर में रहने की हिदायत है कि वो कम से कम बाहर सार्वजनिक जगह पर जाएं या लोगों के संपर्क में आए। लेकिन आम व्यक्ति जो कि स्वस्थ व्यक्ति है, जो जवान है, जो कि आराम से उसकी जो शरीर है वो बीमारियों को झेलने में सक्षम है, ऐसे लोग यदि सिक्योरिटी के साथ में यानी मास्क के साथ में, हैंड सैनिटाइजर के साथ में और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर आते हैं और कार्य करते हैं तो ये काफी अच्छा हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सकती है। तो राज्य की सरकार तो इस ओर काम कर रही है और लगातार यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां तक सरकारी विभागों की या निजी कंपनियों की बात है, 33% तक जो कर्मचारी है उनको लाने की बात सरकार ने कह दी और उसके बाद कर्मचारी काम पे भी लौट रहे हैं। तो 33% तक जब वर्क है वो होगा, यानी कि सरकारी विभागों में तो ऐसा हो रहा है कि 2 दिन के लिए 2 कर्मचारी जो है उनका लौट आ रहा है, उसके बाद में दूसरा लौट जो है वो अन्य 2 दिवस पर आएगा। इस प्रकार से सरकारी कार्यालयों का भी संचालन शुरू हो गया। तो धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था भी चले, सरकारी विभाग भी चले, उसके साथ ही अन्य जो फैक्ट्रियां हैं वो भी चले ताकि मजदूरों को रोजगार मिले। मनरेगा के कार्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शुरू करवाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर हमारे साथ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी यहाँ पर राजस्थान में देखी जा रही है, एक बहुत अच्छी बात है राजस्थान के लिए भी। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, अगर लॉकडाउन 3 के बाद जो ये 3.0 इसे नाम दिया जा रहा है इस फेज को, जो फिलहाल ये चल रहा है, लेकिन अगर तस्वीरें हम देखें तो जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है वो काफी डरावने वाली है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारत में और भी स्थिति गंभीर हो सकती है कोरोना की। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो तस्वीरें और भी डरावनी हो सकती है। तो क्या कुछ लगता है आपको जो 17 मई के बाद तस्वीरें होने वाली है, क्या कुछ सामने आ सकती है? क्या लॉकडाउन खुल सकता है? पहले तो मैं आपको अभी की ब्रेकिंग कोरोना पर बताऊंगा कि एयर इंडिया के 5 पायलट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनका ड्यूटी से 72 घंटे पहले टेस्ट होता है और सभी मुंबई के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें किसी में भी कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। ये चीन की जो कार्गो फ्लाइट होती है उसको ले गए थे चाइना। तो इसका मतलब देखिए, चाइना से फिर कोरोना हमारे देश में आया और 5 मुंबई के जो इंडियन पायलट थे वो कोरोना पॉजिटिव करार दिए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना का कहर तो बढ़ रहा है। अब 17 मई की अगर हम बात करें, जब लॉकडाउन 3 हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन संभवतः कुछ न कुछ गाइडलाइंस उसके 2 या 3 दिन पहले होम मिनिस्ट्री एक बार फिर से जारी करेगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री लगातार राज्यों की सिचुएशंस पे नजर बनाए हुए है और पीएम देश को संबोधित भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से टीम 11 में शामिल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एम्स के निदेशक मिस्टर गुलेरिया का बयान आया है कि जून जुलाई में कोरोना अपने पीक पे पहुंचेगा। और कल भी मेरी बात हुई यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट से यूपी के, उनका ये कहना था साफ तौर पे कि एम्स डायरेक्टर ने अगर बयान दिया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण भी रहा होगा, क्योंकि उनके पास लगातार और भी राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोरोना की सबसे खास बात जो नजर आ रही है आरुषि की, अब ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं और वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी, हालांकि अब हम लोग तबलीगी जमात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमात से जुड़े अभी भी तमाम लोग अंडर
ग्राउंड है और अलग अलग राज्यों की सरकारें उनको तलाश भी रही हैं, और ये भी माना जा रहा है कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है और वो सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में 17 मई के बाद सरकारों की पहली प्राथमिकता ये होगी कि संक्रमण को कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी में ना होने दिया जाए, जैसा कि आगरा और तमाम अन्य शहरों में सामुदायिक संक्रमण बड़ी तेजी से फैला है और ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। ये माना जा रहा है कहीं ये सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत तो नहीं है। और अब आप कोरोना का ट्रेंड देखिए कि कोरोना सब्जी वालों की चेन में आ रहा है, दूध वालों की चेन में आ रहा है, मलिन बस्तियों में फैल रहा है, श्रमिकों में भी फैल रहा है। तो यानी कोरोना शुरू तो विदेशों से भारत में आए अमीरों से हुआ, लेकिन अब कोरोना ने अपनी जड़ें निचले तबके तक भी जमाई हैं आरुषि, और ये बेहद चिंता की बात है। तो ऐसे में 17 मई के बाद क्या सिनेरियो रहता है, लॉकडाउन बढ़ेगा, छूट जरूर दी गई है और प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था छूट दी भी जाएगी, लेकिन अगर स्थितियां गंभीर होंगी आरुषि तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन की सख्ती और बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो अगर मृत्युओं की संख्या भी इसी तरीके से बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर आने वाले 2 महीने लॉकडाउन की अवस्था में ही रह सकते हैं, और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत 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 निराशा भरी बात होगी आयुष जी। बहरहाल जिस तरीके से हालात फिलहाल अगर भारत की बात करूं तो बने हुए कहीं ना कहीं उसे अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि इसकी अवधि फिलहाल बढ़ा सकती है। फिलहाल मनीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, और नितिन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो लगातार अगर कोरोना की स्थिति की मैं बात करूं, भारत में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज 62,000 ये आंकड़ा फिलहाल पहुंच चुका है। मौत की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच ध्यान देने वाली ये बात है कि कोरोना से जो जंग है भारत की वो भी खत्म नहीं हुई है। लगातार जो लॉकडाउन बना हुआ है कहीं ना कहीं हमें उसकी पालना करनी यहाँ पर चाहिए। जिस तरीके से रियायत सरकार की तरफ से दी गई है उसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना बिल्कुल यहाँ जो देश है उससे गायब हो गया। कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर ध्यान दें और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।